अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 27। इसमें रिलेशंस को ही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने रिलेशन को देखा है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं और उसके अलावा हमने एन अरे रिलेशंस जो है उनको देखा और उनकी जो एप्लीकेशन थी डेटाबेस में वो देखी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो थी रिलेशन की उनको देखा। इस लेक्चर में हम दो चीजें ही डिस्कस करेंगे। एक नंबर वन ये है कि हमने रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि जो रिलेशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है और उससे हम क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। और दूसरा एक रिलेशन की टाइप है जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये दो चीजें हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले है कि हम उनको मैट्रिसेस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक रिलेशन जो है उससे उसको पहले इससे पहले यानी आज की डिस्कशन से पहले जो हमने तरीका देखा था रिप्रेजेंट करने का वो यही था कि हम उसको एज ए सेट ऑफ पेयर्स जो है या सेट ऑफ टुपल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। अब हम उसको देखेंगे कि 0-1 मैट्रिसेस के जरिए और डायरेक्टेड ग्राफ के जरिए जो है वो रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उसका जो मैट्रिक्स बनेगा तो उस एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कि एम आर है, जो कि इस रिलेशन को यानी आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसकी हर एक एंट्री को हम स्मॉल एम आई जे से डिनोट करेंगे। और स्मॉल एम आई जे जो है ये वन कब होगा? ये तब वन होगा अगर हमारा ए आई और बी जे जो है वो रिलेशन का हिस्सा है। और अगर ए आई और बी जे जो है वो रिलेशन का हिस्सा नहीं है तो एम आई जे की जो वैल्यू है वो जीरो। इसकी अभी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 है और सेट बी है जिसमें 1 2 शामिल है। और यहाँ पे रिलेशन ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इसमें एसेंशियली हम ये देख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 1 जो है फॉल्स है, तो 1 1 जो है रिलेशन में नहीं होगा। 1 2 रिलेशन में नहीं होगा। 2 1 जो है वो रिलेशन का हिस्सा होगा क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। 3 1 होगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1 और 3 2 होगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा एम आर, इसमें आपके पास जो रोज होंगी वो सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनको डिनोट कर रही है। लाइक इसकी रो नंबर 1 जो है वो ए का जो एलिमेंट 1 है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है और फाइनली जो आपकी लास्ट रो है वो थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपका जो कॉलम है वो सेट बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला कॉलम जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम ये देखते हैं चूंकि जो 1 1 है ये हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं है इसलिए ये एंट्री 0 है। इसी तरह 1 2 जो है ये हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं है, ये एंट्री 0 है। 2 1 हमारे रिलेशन का हिस्सा है तो ये एंट्री 1 है। इसी तरह 3 1 और 3 2 जो है ये हमारे रिलेशन का हिस्सा है इसलिए ये रेलिवेंट एंट्रीज जो है इनको हमने सेट किया हुआ है या ऑन किया हुआ है या इनकी वैल्यू 1 है। उसके बाद ये है कि जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं किसी भी रिलेशन का, तो उससे हम जो रिलेशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रिलेशन है जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको याद होगा कि ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक एलिमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट दैट रिलेशन आर अपने साथ भी रिलेटेड होता है। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए जो होता है यानी हर एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ थ्रू रिलेशन आर। तो इस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और उसका हम एक जो होगा वो मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसकी एंट्रीज जो मेन डायगोनल पे होंगी वो सारी की सारी एंट्रीज होंगी 1। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्सली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके मेन डायगोनल पे सारी एंट्रीज जो है 1 है, तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसमें हमें ये फिक्र नहीं है कि ऑफ डायगोनल क्या है, यानी इस वैल्यू का हमें नहीं फिक्र, ये 0 भी हो सकती है, ये थर्ड वैल्यू 1 भी हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, या कोई भी वैल्यूज हो सकती है। हम सिर्फ डायगोनल की जो वैल्यू है उसके साथ कंसर्न है कि अगर मेन डायगोनल पे आपकी वैल्यूज जो है 1 है तो आपका रिलेशन जो है वो रेलिवेंट रिलेशन आर जो होगा वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसके बाद ये है कि आपके पास जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका रिलेशन उस सिमेट्रिक जो रिलेशन है
उसका मैट्रिक्स किस तरह का बनेगा। हमें ये पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि जब भी आपके पास ए बी जो है वो रिलेशन का हिस्सा है, तो बी ए जो है इट मस्ट आल्सो बी द पार्ट ऑफ द रिलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी आपके पास आई जे इंडेक्स जो है आपके मैट्रिक्स का उसकी वैल्यू 1 होगी, तो जे आई जो इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास एम आई जे जो है उसकी वैल्यू 0 है, मैट्रिक्स के टर्म में बात कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट एम आई जे है अगर वो 0 होगा, तो एम जे आई जो है उसको भी 0 होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को हम मिला के ये कह सकते हैं कि एसेंशियली अगर आपके पास जो एक रिलेशन है वो सिमेट्रिक है और उसका आप मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसमें सारी वैल्यूज जो है वो बराबर होंगी एम आई जे और जे आई की। इसका मतलब ये हो गया कि M12 जो है होगी मैट्रिक्स की एंट्री एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, वो बराबर होगी M21 के, यानी दूसरी रो और पहले कॉलम के ऊपर जो एंट्री होगी उन दोनों के बराबर होगी। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनता है उसको आप लीनियर अलजेब्रा में या कहीं पे पढ़ चुके होंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा, जब भी आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आप उसके रोज को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो वो दोबारा वही वेक्टर बन जाएगा। यानी एम आर अगर एम आर ट्रांसपोज के बराबर है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर एक रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है तो उसका जो रेलिवेंट मैट्रिक्स होगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें ये पता है कि द रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई के ए इज इक्वल टू बी। यानी अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ए बी और बी ए जो है वो इकट्ठे आपके पास रिलेशन का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर एम आई जे जो होगा वो 1 है आपके पास, तो और आई जे जो है वो आई और जे आपस में बराबर नहीं है, तो देन एम जे आई जो है इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो है वो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जहां पे हमारे पास एम आई जे जो है वो 1 है, वहां पे एम जे आई जो है वो 0 है। इसी तरह जहां पे एम आई जे 0 है तो हम एम जे आई के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि वो 0 हो या 1 हो। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में एम आई जे भी 0 था, एम जे आई भी 0 था, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये वाला जो एंट्री है इसमें एम आई जे 0 है लेकिन एम जे आई जो है वो 1 के बराबर। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। इसी तरह अगर आप सिमेट्रिक की एग्जांपल देखना चाहें तो ये एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि एम आई जे अगर 1 है तो एम जे आई जो है वो भी 1 के बराबर है। इसी तरह अगर यहाँ पे एम आई जे जो है वो 0 के बराबर है तो एम जे आई जो है वो भी 0 के बराबर। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें हमने ये बताना है कि एम आर जो है वो एक रिलेशन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव है या एंटी सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले तो हम मेन डायगोनल की वैल्यू सारी 1 है, यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू 1 और 1 आपस में मैच कर रही है, ये 0 और 0 आपस में मैच कर रही है, ये 1 और 1 आपस में मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गई है कि आपके पास एम आई जे 1 के बराबर है और एम जे आई जो है वो भी 1 के बराबर है, यानी ए बी और बी ए दोनों जो है वो रिलेशन का हिस्सा है जहाँ पे आई जे के बराबर नहीं है। तो इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। उसके बाद ये है कि अगर आप एक रिलेशन जो है उसको मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप उसके दोनों मैट्रिसेस जो है उनका बिट वाइज जो आप उनका बिट वाइज डिस्टिंक्शन कर लेंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो दोनों रिलेशन के यूनियन के बराबर होगा। लाइक हमारे पास एम आर 1 है
जो कि रिलेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास MR2 है जो कि रिलेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हमने इन दोनों का यूनियन लेना है तो हम सिंपली ये करेंगे कि MR1 और डिसजंक्शन कर देंगे इसका MR2 के साथ। और ये डिसजंक्शन किस तरह से होगी, ये एलिमेंट वाइज होगी। लाइक इस एलिमेंट को हम इसके साथ डिसजंक्ट करेंगे, लाइक 1R1 जो है 1 के बराबर है। इसी तरह 0R0 जो है वो 0 के बराबर है। इसी तरह 1R1 जो है ये भी 1 के बराबर है। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये वाली जो सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट है 0, इसको अगर हम डिसजंक्ट करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 जो है वो 1 के बराबर है। तो इस तरह से हम डिफरेंट रिलेशन जो है उनका यूनियन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग देयर मैट्रिसेस। उसके बाद जिस तरह हमने ये देखा कि हम यूनियन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डिसजंक्शन, तो इसी तरह से हम उनका इंटरसेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पहली रो जो है मैट्रिक्स की ये 101 है, ये भी 101 है। तो 1 का जो डिसजंक्शन है 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह 1 का 1 के साथ करेंगे तो ये भी 1 आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल लास्ट रो में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इन दोनों का डिसजंक्शन अगर हम करेंगे तो ये रेलिवेंट वैल्यू जो है वो 0 है। तो दो रिलेशंस, उनका अगर हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो उनके जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसका हम बिट वाइज या एलिमेंट वाइज अगर हम उनका उसका कंजंक्शन कर देंगे या उसका एंड रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी R1 इंटरसेक्शन R2 की। उसके बाद है मैट्रिक्स ऑफ अ कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट के बारे में हमें पता था कि कंपोजिशन क्या होती है, रिलेशन की कंपोजिशन क्या होती है। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ए बी और सी जो है वो 3 सेट्स हैं, और इनके जो एलिमेंट्स हैं ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट्स हैं और सी जो है उसमें p एलिमेंट्स हैं। और इनके जो 0 1 मैट्रिसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर s कंपोजिशन r और s। इनके जो 0 1 मैट्रिसेस हैं उसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, नंबर 1 इसके साथ, नंबर 1 इसके साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके जो एलिमेंट होंगे उसको हम Tij कहेंगे। इसी तरह R का जो मैट्रिक्स है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम Rij कहेंगे। और S का जो मैट्रिक्स है उसको हम MS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके एलिमेंट को हम Sij कहेंगे। उसके बाद हमें ये पता है कि जो कंपोजिशन की प्रॉपर्टी है उसमें एक पेयर जो होगा AICJ जो होगा वो कंपोजिशन से बिलोंग करेगा सिर्फ उसी सूरत में कि अगर कोई एलिमेंट बी के जो है वो प्रेजेंट है सच दैट ए आई और बी के बिलोंग्स टू आर, यानी ए आई और बी के जो है वो आर का हिस्सा है और बी के और सी जे जो है वो एस का हिस्सा है। तो फिर हम ये कहेंगे कि रेलिवेंट एंट्री टी आई जे जो है वो 1 है। टी आई जे 1 का मतलब होने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो होगा वो आपके कंपोजिशन के सेट का हिस्सा होगा, और ये तब होगा इफ एंड ओनली इफ आर आई के इज इक्वल टू एस के जे इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि आर आई के जो होगा वो अगर एस के जे के बराबर है तो तभी हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है कि एक एलिमेंट जो है वो बी के हमारे पास डिड्यूस होता है सच दैट ए आई बी के बिलोंग्स टू आर एंड बी के सी जे बिलोंग्स टू एस। वो कंडीशन जो है वो हमारी सिर्फ इसी सिनेरियो में पूरी होती है कि अगर हमारे पास आर आई के इज इक्वल टू एस के जे और ये दोनों वैल्यूज जो है वो 1 के बराबर। तो कंसिक्वेंटली अगर हमने ये जो मैट्रिक्स है वो कंप्यूट करना है तो वो हम किस तरह से करते हैं, हम आर और एस के जो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और ये जो साइन है ये इसलिए हमने यूज किया है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो बाइनरी मैट्रिक्सेस हैं और इसको हम बाइनरी प्रोडक्ट जो है मैट्रिसेस के उसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक हमारे पास ये दो सेट्स हैं, सॉरी दो मैट्रिसेस हैं जो कि दो रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम आर और एम एस। अगर हमने इनका कंपोजिशन लेना है तो हम ये करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक ये वाली रो जो है इसको हम
इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा ये एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। इसी तरह ये वाली रो जो है इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरी रो पे आ जाएंगे, इस रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली एंट्री बन जाए। तो ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए जो है वो हम कंपोजिशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये पता है कि हम जो मैट्रिक्स की सॉरी एक रिलेशन की जो पावर है उसको हमने डिफाइन किया था कि आर रेज पर एन प्लस वन जो है वो किसके बराबर होती है, आर एन कंपोजिशन आर के। और कंपोजिशन हमें पता है कि कंपोजिशन जो है उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक रिलेशन आर है और उसका एक मैट्रिक्स एम आर है और उसकी पावर हम टू कंप्यूट करना चाहते हैं, उसकी पावर को हम रेज करना चाहते हैं अप टू टू, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एम आर को उसी के साथ एक दफा मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम एम आर रेज पर 3 करना चाहते हैं तो हम उस मैट्रिक्स को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसकी पावर जो है वो हम एन तक रेज करना चाहते हैं तो उसी मैट्रिक्स को हम एन टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है कि हमने जो रिलेशन है उनको डाईग्राफ्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। डाईग्राफ बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ के लिए होता है। किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में एक सेट वी होगा जिसको हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ वर्टिसेस है, या इसके लिए अल्टरनेट नेम जो है उसको हम कहते हैं कि वो नोड्स है। और दूसरा हमारे पास एक सेट ई होता है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ एजेस, या इसको आर्क्स कहते हैं। आर्क्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ में होती है, और वो इसलिए होती है कि जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसमें एज की एक के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट होती है। जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसमें एज के साथ कोई भी डायरेक्शन जो है वो एसोसिएट नहीं होती। इसलिए डायरेक्टेड ग्राफ्स में आप एज को आर्क के साथ यूज कर सकते हैं, लाइक उसके लिए एक डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं, और उसका भी यही मतलब है कि एक एज मौजूद है दो एलिमेंट्स के दरमियान। और जो एजेस होते हैं या आर्क्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह एक पेयर के साथ ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी अगर एजेस का हिस्सा है या आर्क्स का हिस्सा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो ग्राफ है उसमें दो एलिमेंट्स एटलीस्ट दो नोड्स या दो वर्टिसेस हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, और उन दोनों के दरमियान में एक डायरेक्टेड एज जो है या डायरेक्टेड आर्क जो है वो लगा हुआ है जिसका सोर्स वर्टेक्स ए है और जिसकी डेस्टिनेशन जो है वो वर्टेक्स बी है। इसी तरह अगर सेल्फ लूप हो, यानी एक एलिमेंट जो है उसका अपनी तरफ ही एक एज आ रहा है, यानी एक एलिमेंट ए से एज ओरिजिनेट हो रहा है और ए के ऊपर ही खत्म हो रहा है, तो उसको हम इस तरह के एक पेयर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक रिलेशन जो है जो कि हमने एक सेट ए के ऊपर डिफाइन किया हुआ, उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो ए के एलिमेंट्स होंगे, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके ग्राफ की वर्टिसेस बन जाएंगे, और रिलेशन में जितने भी पेयर्स होंगे वो हमारे जो ग्राफ है उसके एजेस बन जाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है आर जिसमें ये एंट्रीज हैं, ये टुपल्स हैं। तो इसके बारे में हमें पता है कि ये एक सेट ए के ऊपर डिफाइंड है जिसमें चार एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4 जो है उनको हमने क्या किया है कि उसको हमने वर्टिसेस बना लिया, लाइक ये वर्टेक्स है दैट बिलोंग्स टू 1, ये वर्टेक्स है दैट बिलोंग्स टू 2, इसी तरह ये वर्टेक्स बिलोंग्स टू 4 है, और ये वाली वर्टेक्स जो है वो 3 से बिलोंग करता है। अब हर एक पेयर जो है, लाइक अगर यहाँ पे 1 1 के लिए एक पेयर था आर में तो हमने 1 से 1 तक एक एज जो है वो खींच दी है। इसी तरह 1 से 3 तक अगर एक एज था, लाइक 1 से 3 जो है वो रिलेशन का हिस्सा है, तो हमने 1 से 3 तक जो है वो एक एज जो है वो खींच दी है। इसी तरह अगर 2 से 1 तक एक एज है, एक रिलेशन है, तो 2 से 1 तक हमने एक एज खींच दी। सिमिलरली हमने पूरा ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, आने वाली स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ नोटेशन है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उससे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है उनको अखज कर सकते हैं।
सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक रिलेशन आर है, उसका जो डायरेक्टेड ग्राफ है और उसमें हर एक नोड जो है, हर एक जो वर्टेक्स है उसमें, उसके ऊपर सेल्फ लूप लगा हुआ है, तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम ये देखते हैं कि किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान, अगर ए और बी दो वर्टिसेस हैं और ए और बी के दरमियान भी एज लगा हुआ है और बी और ए के दरमियान भी एज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एंटी सिमेट्रिक कब होगा? जब इस तरह का कोई भी नोड आपके पास एक्स वाई नहीं होगा कि एक्स और वाई के दरमियान भी एज है और वाई और एक्स के दरमियान भी एज है। तो उसको भी हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा कोई नोड होगा, ऐसा कोई केस होगा कि एक्स और वाई के दरमियान भी एज है और वाई और एक्स के दरमियान भी एज है, तो उसको हम एंटी सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। और अगर ये कंडीशन है, अगर ये सिनेरियो में नहीं मिलता, तो हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट उसका रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव को हम देखेंगे। ट्रांजिटिव को हम किस तरह से चेक करते हैं कि अगर x और y के दरमियान एक एज लगा हुआ है और y और z के दरमियान एक एज लगा हुआ है, तो उसमें लाजमी ये है कि x और z के दरमियान में भी एज हो। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो वो जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो ग्राफ्स हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ आर, यानी रिलेशन आर का ग्राफ जो है वो ये वाला है और रिलेशन एस जो है उसका ग्राफ ये वाला है। आर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। इसमें तीन नोड्स हैं, ए के ऊपर भी सेल्फ लूप है, बी के ऊपर भी सेल्फ लूप है, सी के ऊपर भी सेल्फ लूप है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ए से बी तक एज जा रहा है लेकिन बी से ए तक जो है वो एज नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बी और सी के दरमियान एज है और सी और ए के दरमियान में भी एज है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में हमने ये कहा था कि जब भी दो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होंगी, तो उनमें से कोई एक वैल्यू जो है वही रिलेशन का हिस्सा हो सकती है, दोनों वैल्यूज जो है वो रिलेशन का हिस्सा नहीं। अगर हम ये वाला ग्राफ जो है एस का ग्राफ, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि बी के ऊपर सेल्फ नोड है, डी के ऊपर सेल्फ नोड है, लेकिन ए और सी जो है इनके ऊपर सेल्फ नोड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन एस है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि ए और बी के दरमियान में एज है, इसी तरह बी और ए के दरमियान में भी एज है, इसी तरह ए और डी के दरमियान में एज है और डी और ए के दरमियान भी एज है, इसी तरह ए और सी के दरमियान में एज है और सी और ए के दरमियान में भी एज है। इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक को आप चेक कर सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो हमें मिल गया है जहाँ पे ए और बी डिफरेंट हैं लेकिन उनके दरमियान में दोनों डायरेक्शन पे एज लगा हुआ है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं। तो इससे हमने ये डिड्यूस किया कि रिलेशन आर जो था वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन था और रिलेशन एस जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम ये देखते हैं कि इनके जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि ए से सी तक एक एज है, सॉरी ए से सी तक नहीं है, देयर इज एन एज फ्रॉम सी टू ए, और उसके बाद ए से बी तक एक एज है और हमारे पास सी से बी तक भी है। तो यहाँ तक तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो को होल्ड कर रहा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बी से सी पे हमारे ऊपर एक एज है और सी से ए पे एक एज है, लेकिन बी से ए एज हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। यानी बी से सी पे भी एज है और सी से ए पे भी एज है, लेकिन बी से ए पे कोई एज नहीं है, इसलिए ये जो आपका ग्राफ है ये एक रिफ्लेक्स सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन को डिनोट नहीं कर रहा है। इसी तरह आप रीजन कर सकते हैं अबाउट दिस ग्राफ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ट्रांजिटिव रिलेशन को कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें पहले कुछ इंट्रोडक्शन है कि एक किसी एग्जांपल किसी लैंग्वेज में, इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रिसाइजली जो पुराने वर्जन्स थे सी लैंग्वेज के, सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहा, सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, उसमें जब कंपाइलर चेक ये करता था कि दो वेरिएबल के नाम जो है वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। सी प्लस प्लस से आपको ये तो आइडिया होगा
कि अगर आप दो वेरिएबल का नाम सेम रखते हैं तो आपके पास मल्टीपल डिक्लेरेशन का जो है एरर आ जाता है कंपाइलर। तो कंपाइलर ने बेसिकली चेक करना होता है कंपाइल करते हुए कि एक नाम के साथ या एक आइडेंटिफायर नेम के साथ आपने एक से ज्यादा वेरिएबल तो नहीं बनाए। तो जो पुराने वर्जन थे सी के, उसमें ये होता था कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स जो है वो अपने पहले 8 कैरेक्टर में मैच कर रहे हैं, यानी उनके दोनों के पहले 8 कैरेक्टर मैच सेम है, तो वो ये डिक्लेयर कर देता था कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं या ये दोनों आइडेंटिफायर्स जो हैं वो सेम। अगर हम इसको एक रिलेशन की सूरत में देना चाहें तो हम कहते हैं कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स सच दैट S is related to R where S and T are two strings। और ये रिलेशन कब एस्टेब्लिश होगा? जब S और T जो है वो या तो अपने पहले 8 कैरेक्टर्स में सेम है, एग्री कर रहे हैं, या अगर उनकी लेंथ जो है वो 8 से कम है तो दोनों आपस में बराबर है। तो ये रिलेशन जो है वो हमने एस्टेब्लिश कर दिया उसी सिनेरियो को कैप्चर करने के लिए जो कि सी के पुराने कंपाइलर्स में होता था, कि यहाँ एक रिलेशन है जो ये कहता है कि दो स्ट्रिंग जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है या उनका आपस में रिलेशन है अगर उनके 8 कैरेक्टर पहले सेम है, या अगर वो 8 कैरेक्टर से कम है तो वो दोनों आपस में बराबर है। इसके बारे में आप रीजन कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद आर जो है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को, यानी जो आइडेंटिफायर नेम आप रखते हैं उसको सेट ऑफ क्लासेस के अंदर जो है वो तकसीम कर देता है, और हर एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास से ओवरलैप नहीं कर रही, यानी वो डिसजॉइंट होती है। ठीक है, ये जो क्लासेस वाली बात है इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम इक्विवेलेंस क्लासेस जो है पढ़ रहे होंगे। अभी जो है वो आप इस रिलेशन के बारे में ये सोचिए कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे है, ये सिमेट्रिक कैसे है और ये ट्रांजिटिव कैसे है। उसके बाद डेफिनेशन है कि इक्विवेलेंट रिलेशन होता क्या है। A relation on set A is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। यानी अगर एक रिलेशन ऐसा होगा कि जो रिफ्लेक्सिव भी है, यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि A is related to itself। उसके बाद ये है कि ए जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, यानी अगर A is related to B then B must also be related to A। उसके बाद हम ये कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर ए और बी रिलेट कर रहे हैं और बी और सी रिलेट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ए मस्ट आल्सो बी रिलेटेड टू सी। दूसरी डेफिनेशन है वो इक्विवेलेंस को बयान कर रही है कि दो एलिमेंट जो हैं ए और बी, उनको हम कहेंगे कि दे आर इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू सम रिलेशनशिप आर। अगर आर जो है वो एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, और इक्विवेलेंट रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अगर दो एलिमेंट ए जो है वो किसी रिलेशनशिप के तहत यानी किसी रिलेशनशिप में एक ऐसे रिलेशनशिप आर में है जिस जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इक्विवेलेंस की जो रिलेशन जो नोशन है, द नोशन ऑफ इक्विवेलेंस, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें हम ये कहेंगे कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। और दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इक्विवेलेंट है, यानी ए इज इक्विवेलेंट टू बी, देन बी मस्ट आल्सो बी इक्विवेलेंट टू ए। और तीसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि ए अगर ए जो है वो बी से इक्विवेलेंट है और बी सी से इक्विवेलेंट है, देन ए मस्ट आल्सो बी इक्विवेलेंट टू सी। तो ये तीनों जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं ये गारंटी होती हैं इक्विवेलेंट रिलेशन से, क्योंकि इक्विवेलेंट रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो ये आपको गारंटी करती है कि ए इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। और जो उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो ये गारंटी करती है कि इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी देन बी इज इक्विवेलेंट टू ए। उसके बाद जो आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो ये गारंटी करती है कि अगर ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सी देन ए इज इक्विवेलेंट टू सी। इसकी अब एग्जांपल्स हम देखते हैं इक्विवेलेंट रिलेशंस की। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर सच दैट ए आर बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी if and only if a is equal to b or a is equal to minus b। ये रिलेशन हमने पहले भी देखा हुआ है, यानी जो हमारा पिछला लेक्चर था लेक्चर 26, उसमें हमने ये रिलेशन को देखा हुआ था और उसमें हमने ये इसको इस तरह से भी देखा था कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन आर जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हम एक दूसरा रिलेशन देखते हैं कि क्या वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो हम ये कहते हैं कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए और बी आपस में रिलेट करेंगे इफ एंड ओनली इफ उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो एक इंटीजर नंबर बने। तो इसके बारे में थोड़ा गौर करें कि अगर ए और बी जो है वो दोनों रियल नंबर हैं और उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो एक इंटीजर बनता है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो डेसिमल पार्ट के बाद जो हिस्सा है वो दोनों का बराबर है। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए और ए का जो डिफरेंस है क्या वो इंटीजर बनता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ए माइनस ए जो है वो 0 है, जो कि एक इंटीजर है। तो इसका मतलब ये है कि ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ थ्रू दिस रिलेशन आर। तो यहाँ से हमने ये बता दिया कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर ए बी से रिलेट करता है तो उसका मतलब ये है कि ए माइनस बी जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होना चाहिए, फिर b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस बी। यानी इसके दरमियान में और b माइनस ए के दरमियान में सिर्फ साइन का फर्क है, यानी a माइनस बी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b माइनस ए बन जाएगा। तो अगर a माइनस बी जो है वो इंटीजर है तो b उसका जो नेगेटिव है वो भी एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसकी जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर ए और बी का डिफरेंस जो है वो इंटीजर है, या और बी और सी का जो डिफरेंस है वो इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है कि ए और सी का जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर होना चाहिए। इसको हम देखते हैं। हमने ये देख लिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर ए और बी रिलेटेड है तो ए माइनस बी भी इंटीजर है और बी माइनस सी भी इंटीजर है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ए माइनस सी जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यहाँ से बी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि दिस इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स। ए माइनस बी भी इंटीजर है, बी माइनस सी भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस सी जो है इट मस्ट आल्सो बी एन इंटीजर। तो अगर ए माइनस सी जो है वो इंटीजर है तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आर ए इज रिलेटेड टू सी। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने उसकी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है उसको प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रिलेशन है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, सॉरी इक्विवेलेंट रिलेशन है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि लेट m बी एन इंटीजर, जहाँ पे m जो है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। हमने ये देखना है कि ये वाला जो रिलेशन r है, जहाँ पे r की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि a b इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन इफ a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो इसको हमने ये देखना है कि ये क्या ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ए जो है वो अपने साथ इस तरह से रिलेटेड है कि ए इज कंक्रूएंट टू ए मॉड्यूलो एम। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं, और ये चीज हम इसलिए देखते हैं कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को देखना है। सबसे पहले ये चीज चेक करते हैं कि ए क्या ए इज कंक्रूएंट टू ए मॉड्यूलो एम। तो हम ये पता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंक्रूएंस ये चीज तब ट्रू होती है जब m डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है। तो इसको जब हम देखते हैं कि इफ a इज कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m, तो ये ट्रू है। ये इसलिए ट्रू है कि m डिवाइड्स a माइनस a 0 है और m उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमने उसकी रिफ्लेक्सिविटी जो है वो प्रूव कर। उसके बाद हमने ये देखना है कि इफ a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, तो इसका मतलब ये है कि m डिवाइड्स a माइनस b। या a माइनस b के लिए देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर k सच दैट k टाइम्स m जो है वो आपके पास जो है वो a माइनस b के बराबर आता है। तो अगर k टाइम्स m जो है वो a माइनस बी के बराबर है तो माइनस k टाइम्स m जो है वो b माइनस a के बराबर होगा। इसको हमने यहाँ पे लिखा है कि b माइनस a इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स m। इसका मतलब ये है कि b इज आल्सो कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। यहाँ से हमने उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है प्रूव कर दी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m एंड b इज कंग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m, इसका मतलब ये है कि m a माइनस b को भी डिवाइड कर रहा है और m जो है वो b माइनस c को भी डिवाइड कर रहा है। और इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि a माइनस b के लिए एक इंटीजर m है सच दैट k टाइम्स m इज इक्वल टू a माइनस b।
और इसी तरह b माइनस सी के लिए एक इंटीजर l है सच दैट l टाइम्स m इज इक्वल टू b माइनस सी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं b माइनस सी को और a माइनस b को, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस सी, लाइक हमने ये किया a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस b प्लस b माइनस सी। अब a माइनस b की वैल्यू हमें पता है कि k टाइम्स m है और b माइनस सी की वैल्यू जो है वो l टाइम्स m है। तो यहाँ से अगर हम m कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बाकी जो है वो l प्लस k बचेगा। और हमें पता है कि हमने l और k को इंटीजर सपोज किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि दो इंटीजर्स का जो सम है वो भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये है कि m जो है वो a माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है सच दैट a माइनस सी इज इक्वल टू l प्लस k टाइम्स m। तो इससे हम क्या साबित कर रहे हैं कि m डिवाइड्स a माइनस सी। इससे नतीजा क्या निकला, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि a इज इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि a इज कंक्रूएंट टू c मॉड्यूलो m या c इज कंक्रूएंट टू a मॉड्यूलो m। यहाँ से हमने इसकी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है उसको प्रूव कर। तो ये वाला जो रिलेशन है इसमें तीनों प्रॉपर्टीज हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि लेट आर इज द रिलेशन ऑन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स, यानी इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनकी स्ट्रिंग पे हम कर रहे हैं। और रिलेशन ये कहता है कि a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ लेंथ ऑफ a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ b। ये लेंथ ऑफ x की डेफिनेशन है कि a जो है वो b से रिलेट होगा इफ एंड ओनली इफ अगर a की लेंथ और b की लेंथ जो है वो बराबर है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी अगर a की लेंथ जो है वो b की लेंथ के बराबर है तो b की लेंथ भी a की लेंथ के बराबर होगी। इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि सॉरी, जो रिफ्लेक्सिव है उसमें हमने ये देखना है कि लेंथ ऑफ a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a, विच इज ट्रू। तो ये रिफ्लेक्सिव है। जो सिमेट्रिक है उसमें हम ये देखते हैं कि क्या लेंथ ऑफ a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ b, और इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखें कि लेंथ ऑफ b जो है वो लेंथ ऑफ a के बराबर है, तो ये दोनों चीजें ट्रू हैं। यहाँ से आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो इंड्यूस होती है, लाइक ये वाली चीज। फाइनली हम ये देखते हैं कि अगर दो स्ट्रिंग a और b की लेंथ बराबर है और b और c की लेंथ बराबर है, तो इससे हम ये इंड्यूस कर सकते हैं कि a और c की लेंथ जो है वो भी बराबर है। यहाँ से हमने इंड्यूस किया ट्रांजिटिविटी को। इसका मतलब ये रिलेशन जो है इसमें भी तीनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइनली हमारे पास एक रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, उसकी एग्जांपल हमने देखनी है कि R इज अ रिलेशन। उसकी डेफिनेशन ये है, दिस इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स कि x और y जो है वो रिलेटेड होंगे सच दैट कि इनका जो सब्ट्रैक्शन है या इनका जो डिफरेंस है उसको अगर मॉडुलस लें, यानी साइन जो है उसको खत्म कर दें। मॉडुलस लेने का मतलब यही होता है कि आप साइन को खत्म कर दें, कि x माइनस वाई मैग्नीट्यूड भी आप इसको कहते हैं कि x माइनस वाई मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से कम होगा। तो हमने ये दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि x माइनस एक्स जो का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, विच इज लेस देन 1। तो इसका मतलब ये है कि सिमेट्री तो होल्ड करती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो y माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड है वो x माइनस वाई के जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो y माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड भी 1 से कम होगा, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज हैं x माइनस वाई और y माइनस एक्स, ये डिफर करती हैं सिर्फ अपने साइन में। एक का साइन जो है नेगेटिव होगा, एक का पॉजिटिव होगा, और मैग्नीट्यूड के जरिए हम साइन जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंटिटीज जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये होगा कि x माइनस वाई अगर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम है तो y माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड भी 1 से कम होगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये सिमेट्रिक है। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रूव नहीं होती कि R जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है, चूंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, इसके लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल चाहिए। तो काउंटर एग्जांपल के लिए हम ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2.8, y इज इक्वल टू 1.9 और z इज इक्वल टू 1.1। तो जब हम x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 0.9 के बराबर है, विच इज लेस देन 1। इसी तरह जब हम y माइनस जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो लेंगे तो ये 0.8 के बराबर है, ये भी लेस देन 1 है। लेकिन x माइनस जेड का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
एक्स और वाई जो है वो भी इस रिलेशन का हिस्सा है, वाई और जेड भी रिलेशन का हिस्सा है, लेकिन एक्स और जेड जो है वो रिलेशन का हिस्सा नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं, इसलिए हम इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। उसके बाद है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को फॉर्मली डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि लेट ए बी अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर यूनिवर्सिटी, यानी जो जीसी यूनिवर्सिटी है उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उसके सेट को हम ए कहते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इस सेट के ऊपर एक रिलेशन आर हम जो है वो डिफाइन करते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। यानी एक्स जो है वो सिर्फ उस वाई से रिलेटेड होगा जो कि अगर जहाँ पे एक्स और वाई जो है उन्होंने सेम डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट किया। लाइक आप ये कह सकते हैं कि आपकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट जो है वो बाकी क्लास फेलो से रिलेटेड होगा क्योंकि आप सारे कंप्यूटर साइंस हैं, लेकिन आपकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से रिलेट नहीं करेगा। इसी तरह आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट से रिलेट नहीं करेगा, आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट से रिलेट नहीं करेगा। अब इसकी डेफिनेशन के बाद हम ये देखते हैं इस रिलेशन की कि गिवन अ स्टूडेंट एक्स we can form the set of all student equivalent to x with respect to r। यानी हम एक ऐसी क्लास जो है डिफाइन करते हैं जहां पे गिवन अ स्टूडेंट एक्स के कोई एक स्टूडेंट जब हमें दिया जाए कि ये स्टूडेंट है, ये इस डिपार्टमेंट में है, तो हम उससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर उनका जो सेट है वो डिफाइन कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक्स जो है वो एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, वो खुद भी शामिल होगा क्योंकि रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। उसके अलावा उसके सारे क्लास फेलोज शामिल होंगे, उसके सारे जूनियर्स शामिल होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस में है, उसके सारे सीनियर्स शामिल होंगे जो कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उसमें शामिल नहीं। तो ये जो सेट है, ये इसको हम कहते हैं कि ये सेट जो है ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन डिपार्टमेंट है वो एक क्लास बनेगी। लाइक फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक क्लास में होंगे, जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो दूसरी में होंगे, जो केमिस्ट्री के हैं वो तीसरी में होंगे, जो बायोलॉजी के हैं वो चौथी में होंगे, एंड सो ऑन। और इन सारी क्लासेस में कोई भी चीज जो है वो ओवरलैप नहीं करेगी। लाइक जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो बायोलॉजी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, वो फिजिक्स के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, और वाइस वर्सा। तो इसको हम ये कहते हैं कि दिस सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द रिलेशन। लाइक ए थे सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स हमने डिफाइन की कि वो स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेट कर रहे हैं, तो ये उसका सबसेट है ए का, यानी तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जो सबसेट होगा वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो अब हम फार्मली देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, लाइक जो रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो अगर R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है A के ऊपर, तो A यानी कैपिटल A सेट A के ऊपर अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और तमाम एलिमेंट जो कि A से रिलेट कर रहे हैं विच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, तो उसको आप कहेंगे कि वो A की इक्विवेलेंस क्लास का हिस्सा है। ठीक है, उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, उसके लिए नोटेशन हम ये है, A को हम ब्रैकेट में लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में R फॉर रिलेशन नेम। और जहां भी हमें ये पता हो कि रिलेशन जो है वो ऑब्वियस है तो हम रिलेशन नेम को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं और इक्विवेलेंस क्लास को हम सिर्फ इसी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसके लिए क्या फार्मूला होगा, एस सच दैट ए एस इज पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, और आर जो है उसके बारे में हमने पहले जिक्र कर लिया कि आर जो होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर, अच्छा यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास है दिस इज एसेंशियली अ सेट। ठीक है, इसको हमने सेट की नोटेशन के साथ जो है वो डिफाइन किया है। तो ए जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए होगी या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट होगी वो एक सेट होगा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर B इज एन एलिमेंट ऑफ दिस इक्विवेलेंस क्लास, तो हम आप ये कहते हैं कि B इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस इक्विवेलेंस क्लास। तो रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उस क्लास के या उस सेट के किसी भी एलिमेंट को उसका रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं।
यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट आर द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0 एंड 1 फॉर कंग्रुएंस मॉड्यूलो 4। यानी अगर 0 को अगर आप मॉड 4 करेंगे और 1 को मॉड 4 करेंगे तो उसकी क्या इक्विवेलेंस क्लासेस क्या बनेंगी। या अल्टरनेटिवली हम ये बताना चाह रहे हैं कि A इज कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4 क्या बनेगा और A इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 की क्या क्लास बनेगी। तो यहाँ पे रिलेशन का हमें पता है कि ये मॉड्यूलो 4 के लिए, तो यहाँ से हमने रिलेशन को सबस्क्रिप्ट से गायब कर दिया। आप इसको लिख भी सकते हैं। तो 0 मॉड्यूलो 4 के लिए क्या आएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें -8 आएगा, यानी -8 को अगर आप 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0, -4 को करेंगे 0 आएगा, 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 होगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 होगा, एंड सो ऑन। और ये चलता रहेगा इसी तरह। इसी तरह 1 मॉड्यूलो 4 की जब आप बनाएंगे जो उसकी इक्विवेलेंस क्लास है तो उसमें -7 आएगा, यानी -7 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 1 आता है, -3 को करते हैं तब भी 1 आता है, 1 को अगर डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 1 है, 5 के लिए भी 1 है, 9 के लिए भी 1 है, इसी तरह आगे 13 और सो ऑन चलता रहेगा। इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं कि कन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो m, यानी a मॉड्यूलो m की जो कन्ग्रुएंस क्लास है वो क्या है, फॉर एनी एलिमेंट a मॉड्यूलो m उसकी जो कन्ग्रुएंस क्लास है वो क्या होगी, a-2m a-m, और ये चलता जा रहा है। यहाँ पे एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा a-3m, उसके बाद a-4m, a-5m एंड सो ऑन। उसके बाद राइट साइड पे a-m आ गया, फिर a आ गया, फिर a+m आ गया, फिर a+2m आ गया, और राइट साइड पे a+3m आ जाएगा, फिर a+4m आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से आप ये डिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ a की वैल्यू 0 पुट करें और m की वैल्यू 4 पुट करें तो हमारे पास ये वाला सेट आ जाएगा, और अगर a की वैल्यू 1 पुट करें और m की वैल्यू 4 पुट करें तो हमारे पास ये वाला सेट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्ट्रिंग 0 ट्रिपल 1। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आर ये कहता है कि दो स्ट्रिंग्स s और t जो है वो रिलेटेड हैं इफ एंड ओनली इफ s एंड t आर बिट स्ट्रिंग्स विद s इक्वल्स t, यानी बिट स्ट्रिंग्स हैं और s या तो t के बराबर है, आर s एंड t आर स्ट्रिंग्स ऑफ एट लीस्ट 3 बिट्स दैट स्टार्ट्स विद द सेम 3 बिट्स। ये उसी तरह की एग्जांपल है जिस तरह की हमने वो सी कंपाइलर और आइडेंटिफायर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस की थी। यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो स्ट्रिंग्स होंगी वो बिट स्ट्रिंग होंगी, और बिट स्ट्रिंग या तो अपने पहले 3 कैरेक्टर में सेम होंगी, अगर वो 3 कैरेक्टर से बड़ी हैं तो वो अपने पहले 3 कैरेक्टर में जो है वो सेम होंगी, या अगर वो 3 कैरेक्टर से छोटी हैं तो वो बराबर होनी चाहिए। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने ये देखना है कि बिट स्ट्रिंग का जो सेट है जिसके ऊपर हमने ये रिलेशन आर जो है वो डिफाइन किया था, उसमें एक एलिमेंट है 0 ट्रिपल 1। इसकी हमने इक्विवेलेंस क्लास जो है वो देखनी है। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में क्या चीजें आ जाएंगी, वो तमाम स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिसमें पहले 3 बिट जो है वो 0 1 1 के बराबर। रिपीट करता हूँ, इसकी इक्विवेलेंस क्लास में वो तमाम जो है वो बिट स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिसके पहले 3 एलिमेंट्स जो है वो 0 1 1 के बराबर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 0 1 1 है, उसके बाद हमने 0 अपेंड कर दिया उसके साथ, यानी 0 1 1 0 कर दिया, फिर 0 1 1 1 कर दिया, उसके बाद फिर 2 0 अपेंड कर दिए, फिर 0 1, फिर 1 1 0, और ये सो ऑन, ये चलती रहेगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग ऐसी आपको मिल जाएंगी जो कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास में है। उसके बाद एक थ्योरम है, इसकी हम प्रूफ में नहीं जाएंगे बल्कि इसको सिर्फ यूज करेंगे। थ्योरम ये कहता है कि अगर R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट A, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपस में बराबर है, यानी A इज रिलेटेड टू B जो है वो बराबर है ये कहने के कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। इसी तरह आप ये भी चीज बराबर है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B जो है ये एम्प्टी नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ लें, प्रूफ इसका नहीं करना लेकिन इसको समझ लें कि ये क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट हैं और हम उसी रिलेशन को लेते हैं कि जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और रिलेशन बन रहा है 2 स्टूडेंट्स का तब अगर वो सेम डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी क्लास के कोई भी 2 स्टूडेंट ए और बी जो है वो आपस में रिलेटेड होंगे।
और अगर हम उन ए और बी रिलेटेड होंगे तो उसका मतलब ये है कि हम एसेंशियली ये स्टेटमेंट ये वाली कह रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट में हम ये कह रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट ए और बी की जो है वो इक्विवेलेंट क्लास जो है वो बराबर होगी। जब वो बराबर होगी तो उसका मतलब क्या है, ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ए की इक्विवेलेंस क्लास है स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और बी की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, वो भी यही है कि जो सेट ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, यानी जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है वही बी की इक्विवेलेंस क्लास है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए की इक्विवेलेंस क्लास और बी की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो बराबर होगी। यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि अगर ए और बी की जो इक्विवेलेंस क्लास आपस में बराबर है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। उसके बाद हमने इसको यूज करना है, इस फैक्ट को हम क्या यूज करेंगे कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, द यूनियन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर इज ऑल ऑफ ए। अच्छा, अब इसको जरा समझने की कोशिश करें कि अगर आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए, तो अगर हम उसके सारे एलिमेंट जो हैं उनके ऊपर एक इक्विवेलेंस उनकी सारी जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल लेते हैं और उनका यूनियन कर देते हैं, तो वो हमें सेट ए प्रोवाइड करते हैं। मैथमेटिकली ये हम कह रहे हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ए इन कैपिटल ए, उसकी अगर हम इक्विवेलेंस क्लास को यूनियन करते रहेंगे आपस में, तो इवेंचुअली वो जो है वो सेट ए के बराबर बने। इसकी वजह क्या है कि चूंकि रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो हर एक एलिमेंट जो है वो अपनी इक्विवेलेंस क्लास में कम से कम एक एलिमेंट तो हो गई। तो अगर आप सारे एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो अगेन वो आपका जो है वो सेट ए के बराबर। उसके बाद जो थ्योरम 1 है ये इम्प्लाई ये कर रहा है कि इक्विवेलेंट क्लासेस आर आइदर इक्वल आर डिसजॉइंट। यानी हमने ये कहा था कि ये वाला जो फैक्ट है ये ट्रू है कि ए की इक्विवेलेंस क्लास और बी की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकती। अगर वो एम्प्टी होगी तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, मैं इस फैक्ट को कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर रहा हूँ कि अगर ए और बी की इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं वो एम्प्टी हैं, यानी ये 3 हमें ये कह रहा है कि ये ए और बी की जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ए और बी की इक्विवेलेंस क्लासेस जो है बराबर है। तो इसको अगर आप ये नॉट इक्वल को खत्म करके यहाँ पे इक्वल ले आए, यानी ये जो है इनका इंटरसेक्शन जो है वो आपस में एम्प्टी है, तो ये वाला जो इक्वालिटी है इसको आप नॉट इक्वल में चेंज कर देते हैं, यानी आप इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से ये हम इंड्यूस कर रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स जो हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो उसका मतलब ये होगा कि दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस जो है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या होगी कि कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट है, उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें सीएस के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। अब जो एक फिजिक्स का स्टूडेंट है उसकी इक्विवेलेंस क्लास में सारे फिजिक्स के स्टूडेंट आ जाएंगे। अब ये दोनों क्लासेस ना तो आपस में बराबर हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, ना ही इनका इंटरसेक्शन जो है वो कोई एलिमेंट है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा या फाई होगा। इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो आपके सेट ए को, यानी जिस सेट के ऊपर आपने रिलेशन डिफाइन किया है उसको तकसीम कर देती हैं पार्टीशंस के अंदर। पार्टीशन किसको कहते हैं? एक सेट की पार्टीशन का मतलब ये है कि आप उसको डिसजॉइंट सबसेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं इन सच अ वे कि उन सब का आप यूनियन लें तो वो ए के बराबर आए, लेकिन उनमें से किसी का दो का भी आप इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट के बराबर है। तो ये एम्प्टी सेट वाली जो कंडीशन है वो यहाँ से हमें नजर आ रही है। ठीक है, और जो यूनियन वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे हमने देख ली कि ये जो इन सब का जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस है इनका अगर आप यूनियन लेंगे तो वो सेट ए के बराबर आएगा। और डिसजॉइंटनेस का जो प्रूफ है वो हमने यहाँ से ले लिया। इसका मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी वो पार्टीशन बनाएंगी और पार्टीशन का यूनियन जब आप लेंगे तो उसी सेट के बराबर है। ये पार्टीशन की जो वेन डायग्राम है कि सेट ए था, ये पूरा जो ओवल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी पार्टीशन A1 है, A2 है, A4 है, A3 है, A5 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी पार्टीशन जो है वो किसी दूसरी पार्टीशन के साथ या कोई भी सबसेट जो है वो किसी दूसरे सबसेट के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उसको डिवाइड कर रहे हैं बिल्कुल डिसजॉइंट सबसेट्स के अंदर।
और उन सबका यूनियन लेंगे तो वो दोबारा सेट ए के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल करते हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास लेट ऑर्डर्ड पेयर्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीशन A1 is equal to 1 to 3, A2 is equal to 4 5 and A3 is equal to 6। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक रिलेशन आर था जो कि एक इक्विवेलेंट रिलेशन था, जो कि एक इक्विवेलेंट रिलेशन था। उसने सेट ए को, सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6, इसको पार्टीशन कर दिया किसमें, A1 में विच इज इक्वल टू 1 2 3, और उसके बाद A2 में विच इज इक्वल टू 4 5 और A3 में विच इज इक्वल टू 6। तो हमने ये बताना है कि वो रिलेशन क्या रिलेशन था। तो A1 की वजह से, पार्टीशन A1 की वजह से जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, A1 क्रॉस A1, यानी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। उसके बाद A2 की वजह से जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 4 4 4 5 5 4 और 5 5। और A3 की वजह से जो रिलेशन बनेगा, ये यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है, ये सिर्फ एक रिलेशन बनेगा, इसको मैं अभी खत्म कर देता हूँ। तो ये जो A3 की वजह से हमारे पास रिलेशन बन रहा है, क्योंकि A3 में सिर्फ एक एलिमेंट था, तो उसमें क्या रिलेशन बन सकता है, उसमें 6,6 का जो है वो रिलेशन बनेगा, उसके अलावा इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो जो हमारे पास टोटल रिलेशन बनेगा जिसने इसको डिवाइड किया है, लाइक जो टोटल रिलेशन होगा जिसने ए को डिवाइड किया है A1 में, A2 में और A3 में, इस तरीके से कि ये पार्टीशन बन गई है, A1 में और A2 में कुछ कॉमन नहीं है, A2 और A3 में कुछ कॉमन नहीं है, और A3 और A1 में कुछ कॉमन नहीं है। तो वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन इन सबके यूनियन के बराबर होगा। लाइक उसमें ये सारे एलिमेंट भी आएंगे और ये सारे एलिमेंट भी आएंगे और ये सारे एलिमेंट भी आएंगे। तो ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन होगा जिसने पार्टीशनिंग की हुई है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें कि व्हाट आर द सेट्स इन द पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स अराइजिंग फ्रॉम कांग्रुएंट्स मॉड्यूलो 4। यानी अगर हम किसी को 4 से डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स को, किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करें, तो उसमें कितनी क्लासेस बन सकती हैं। हमें ये पता है कि अगर हम मॉड्यूलो m करते हैं, यानी m से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज जो है 0 से लेकर m-1 तक आ सकती हैं। इसी तरह अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, या 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है और 3, यानी 0 से 3 तक आ सकती है। तो हमारे पास 4 इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी। ऐसी क्लासेस, पहली क्लास वो होगी जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरी क्लास वो होगी जिसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, दूसरी में रिमाइंडर, तीसरी में रिमाइंडर 2 आएगा, और आखिरी क्लास जो है उसमें रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा। यहाँ से एक चीज जो है वो आप नोट करें कि ये जो चारों क्लासेस हैं ये डिसजॉइंट हैं, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। इनको पेयर वाइज भी देख लें या इन टोटल भी देख लें, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और उसके अलावा ये कंप्लीट है, यानी अगर इन चारों का आप यूनियन करेंगे तो आपके पास दोबारा सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। लाइक यहाँ से आप शुरू करें तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके बाद वाली लाइन में आएंगे तो 12 13 14 15 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर आप वापस जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और लेफ्ट साइड पे जो है वो आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स चलते जाएंगे, राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव इंटीजर चलते जाएंगे। और इस सारे जो है वो 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड होंगे, जिनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है और जिनका जो यूनियन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर है। इसी को हम पार्टीशनिंग कह रहे थे कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन की, वो आपका जो सेट है जिसके ऊपर वो रिलेशन डिफाइन किया गया है उसको पार्टीशन में तकसीम करते हैं। फाइनली वही एग्जांपल जो बिट स्ट्रिंग वाली है, ये रिलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एस और जो टी है वो रिलेटेड होंगे जब एस और टी आपस में बराबर हैं। या आपकी जो बिट स्ट्रिंग है वो पहले 3 एलिमेंट्स में एग्री कर रही है, उसके पहले 3 एलिमेंट्स जो है वो बराबर। तो इसके हमने ये देखना है कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो क्या बनती है। तो जो हर एक जो बिट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है वो 3 से कम है,
उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ वही एलिमेंट आएगा। लाइक जो 0 है उसकी इक्विवेलेंट क्लास में सिर्फ 0 आएगा। जो 1 है उसकी इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 3 से कम है, तो इसके लिए ये वाला रिलेशन जो है वो एक्टिवेट होगा। इसी तरह 0 जो है उसकी इक्विवेलेंस क्लास में 0 आएगा। 0 जो है उसकी इक्विवेलेंस क्लास में 0 आएगा। सिमिलरली 10 जो है उसकी इक्विवेलेंस क्लास में 10 आएगा, और 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें 1 आएगा। तो ये हमारे पास टोटल 6 इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पे बन गई। आपकी बुक में जाएंगे तो उसने एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए भी एक इक्विवेलेंस क्लास बनाई हुई है, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो जो स्ट्रिंग जो है वो 3 या उससे बड़ी होगी तो उसके लिए क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जो 3 बिट की स्ट्रिंग होगी, या तो वो 000 से शुरू हो रही होगी, या 001 से, या 010 से, 011 से, 100 से, 101 से, 110 से, या 111 से। तो उनके लिए जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी, लाइक 000 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो तमाम स्ट्रिंग ऐसी जो कि 000 से शुरू हो रही है। उसके बाद इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो तमाम स्ट्रिंग जो कि 001 से हो रही है। यहाँ पे वो तमाम स्ट्रिंग जो 010 से हो रही है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सारे जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो डिफाइन की गई। इनमें आप ये देख सकते हैं कि कोई भी जो इक्विवेलेंस क्लासेस दो है वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रही, यानी उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, और इन सब का अगर आप यूनियन कर लेंगे, लाइक 8 क्लासेस ये हैं, 8 इक्विवेलेंस क्लासेस ये हैं, और उसके अलावा 6 इक्विवेलेंस क्लासेस जो इससे पिछली स्लाइड पे आपने देखी थी, जिनकी लेंथ 3 से कम थी। तो इन सबको अगर आप ऐड कर लें तो आपकी जो बिट स्ट्रिंग्स होंगे वो हमेशा इन 14 क्लासेस में से किसी एक क्लास में के अंदर लाई करेगी, या इन 15 क्लासेस अगर आप एम्प्टी बिट स्ट्रिंग को भी कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है वो जिस सेट के ऊपर डिफाइन किया गया, यहाँ पे वो सेट क्या था जिसके ऊपर वो डिफाइन किया गया, वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स थी, सेट ऑफ बिट स्ट्रिंग्स थी। तो वो क्या करता है इक्विवेलेंस रिलेशन के, वो इस सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर पार्टीशन कर देता है इन सच अ वे कि कोई भी दो क्लासेस जो है उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होता है, और जितनी भी क्लासेस हैं उनका अगर आप यूनियन कर लें तो उसी सेट के बराबर है। तो यहाँ पे हम जो है वो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है पार्शियल ऑर्डरिंग को हम कंटिन्यू